नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इम्पोर्टेंट MCQ बाय संदीप में। डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर गणित की तैयारी के क्रम में हम यहाँ पर गणित मॉडल पेपर की सीरीज़ शुरू कर रहे हैं और ये गणित का पहला मॉडल पेपर है। हर मॉडल पेपर में 10 या फिर जैसा कि परीक्षा में प्रश्न पत्र आता है 18 प्रश्नों का आपको मॉडल पेपर उपलब्ध कराएंगे हम, और उसके बाद आपको क्या करेंगे कि इन सभी प्रश्नों के उत्तर भी साथ साथ बताएंगे। और लास्ट में आपके लिए एक प्रश्न भी रखेंगे, उसका उत्तर आप नीचे हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ताकि हमें ये पता चल सके कि आपको कुछ समझ में आ रहा है या नहीं। तो इन प्रश्नों को शुरू करते हैं। प्रश्नों को शुरू करने से पहले चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए और लाइक कर लीजिए और शेयर भी कर दीजिए। टेलीग्राम और फेसबुक को अगर ज्वाइन नहीं किया उसको भी ज्वाइन कर लीजिए, ताकि लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको लगातार मिलती रहे। तो यहाँ पर चलिए मॉडल पेपर की शुरुआत करते हैं। यहाँ पर जो पहला प्रश्न आपके सामने है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 20, 25 और 40 से पूर्णतः विभाजित होती हो। अब ऐसी कौन सी संख्या है वो आपको ढूंढनी है। देखो 20, 25, 40 इनसे पूर्णतः विभाजित हो। देखो इस तरह के कई क्वेश्चन आएंगे, वह बड़ी से बड़ी संख्या बताओ, वह छोटी से छोटी संख्या बताओ। तो देखो यहाँ पर जब भी आए कि छोटी से छोटी संख्या बताओ, ठीक, तो वहाँ पर आप लोग 80% केसेस में क्या होता है, वहाँ पर आपको लासा निकालना होता है। ठीक है, जो लासा आता है वही इसका आंसर हो जाता है। तो हम यहाँ पर लिखा है वह छोटी से छोटी संख्या बताओ जिसका जो 20, 25, 40 से पूर्णतः विभाज्य हो। तो 20, 25 और 40 इसका हम क्या करते हैं, इसका निकाल लेते हैं लासा। सबसे पहले 2 से डिवाइड करो, 10, 25 कटेगा नहीं, एज इट इज़ उतार दो, ये आ जाएगा 20। फिर से 2 से डिवाइड करो, ये आ जाएगा 5, 25 कटेगा नहीं, ऐसे उतार दो, 2 दहम 20। ठीक, फिर से 2 से डिवाइड कर दो, 5 कटेगा नहीं, ऐसे उतार दो, 25 कटेगा नहीं, ऐसे उतार दो, 2 पंचे 10। अब 5 से काट दो, 5 एकम 5, 5 पचे 25, 5 एकम 5। फिर से 5 से डिवाइड करो, 1, 1, 1, यानी सब कुछ कट गया। अब जब तक 1, 1 नहीं आ जाता तब तक हम लोग करते रहते हैं। अब यहाँ पर इसका लासा कितना आया, 2 गुणे 2 गुणे 2, इनको मल्टीप्लाई कर लो, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5। इन सभी का जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 200। ठीक है, 2 दूना 4, दूना 8, पंचे 40, पंचे 200। यानी वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है, वह छोटी से छोटी संख्या 200 है, जो 20, 25 और 40 से पूरी तरह विभाजित हो जाती है। ये चीज़ क्लियर हो गई। ज़्यादातर केसेस में अगर छोटी से छोटी संख्या पूछ रहा है तो वहाँ पर आपको लासा ही निकालना होता है। ठीक है, तो ये चीज़ समझ गए आप। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला यहाँ पर जो प्रश्न है आपके सामने दे रखा है, 2x + 3y से 3x - 2y को गुणा करो। ये लिख दिया हमने, 2x + 3y ब्रैकेट के अंदर और 3x - 2y एक ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले यहाँ पर ये क्या लिखा हुआ है, 2x। 2x को क्या करो, अगली पूरी में यानी इसमें पूरे में मल्टीप्लाई करो। 2x को जब हम 3x में मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 6x²। अब इसी 2x को 2y में मल्टीप्लाई करेंगे तो -4xy। अब इस 3y का इस पूरे में मल्टीप्लाई करेंगे, 3y और 3x को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो +9xy। अब 3y का 2y में मल्टीप्लाई करेंगे -6xy, सॉरी 6y²। इसका आएगा 6y², क्योंकि यहाँ भी y है यहाँ भी y है। 3 2 जा 6, y × y होगा y²। ठीक है, अब जो कटने वाला है उसको काट लो, 6x² माइनस ये -4xy है, ये +9xy है, तो ये आ जाएगा प्लस का 5xy, दोनों घट जाएंगे, -6y²। यही आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये इन दोनों का हो गया मल्टीप्लाई। ठीक है, अब ये चीज़ तो समझ में आ गई होगी कैसे मल्टीप्लाई किया गया है। कोई डाउट हो तो स्क्रीनशॉट इसका ले लो। अगर कोई फिर भी कोई डाउट बचता है तो नीचे कमेंट में बता देना, उसका उत्तर और ज़्यादा क्लियर तरीके से गुणा समझा देंगे आपको। अगला यहाँ पर जो प्रश्न है, प्रश्न संख्या 3, 22, 41
8217 747 का भाग विधि से मासा ज्ञात करो। देखो भाग विधि से मासा ज्ञात करने का तरीका है, उस तरीके को समझ लो। सबसे पहले तो इसमें देख लो इन तीनों में सबसे छोटा नंबर कौन सा है। सबसे छोटा नंबर है 747। हम लिखते हैं 747, भाग का निशान लगाते हैं। और फिर उससे बड़ा कौन सा 747 से बड़ा है 2241, यहाँ लिखेंगे 2241 और इसको दे देंगे भाग। जब 747 से 2241 को भाग देंगे तो आप देखेंगे कि 3 बार जाएगा और ये पूरा पूरा यहाँ पर कट जा रहा है। यानी जब दो संख्याओं का, ये 3 संख्याएं कुल दे रखी हैं, अब इन 3 संख्याओं में 2 संख्याएं इनको आपस में भाग किया गया। अब भाग करने के बाद ये पूरा पूरा कट गया, यानी जो यहाँ पर अंतिम भाजक है वो कितना है 747। 747 अंतिम भाजक ये कहलाएगा। अब जो भी इन दोनों में अंतिम भाजक बच रहा है, यानी 747 बच रहा है, उसी से जो नेक्स्ट संख्या है उसको भाग देंगे। यानी 747 से 8217 को हम भाग देंगे। तो 747 एकम 747 इसको भाग देंगे तो ये 11 में 7 गया 4, फिर यहाँ से हासिल ले लिया, 11 में 4 गया 7 और ये वाला 7 उतार के यहाँ रख दिया। 747 तो एक बार और चला जाएगा, 747 ये कट गया। यानी 747 जो है वो 2241 को भी काट रहा है और 8217 को भी काट रहा है। तो इसका मतलब इन तीनों संख्याओं का जो आपका मासा होगा वो कितना होगा 747 आएगा। 2241, 8217 और 747 का जो मासा निकल के आया वो आया 747। तो ये चीज़ आप समझ गए। देखो यहाँ पर 3 संख्या दी हो, 4 संख्या दी हो, कितनी भी संख्या दे, सबसे छोटी वाली संख्या को उससे बड़ी वाली संख्या में भाग दे दीजिए। भाग देने के बाद जो अंतिम भाजक बचेगा उसी संख्या से नेक्स्ट संख्या को भाग दे दीजिए और उसमें जो अंतिम भाजक बचता है वही आपका इसका मासा निकल के सामने आ जाता है। क्लियर हो गई बात। चलो अब अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4। एक ठेले पे 550 संतरे हैं। इन्हें 2 ठेलों में इस प्रकार बांटिए कि उनमें से एक पर दूसरे की अपेक्षा 50 संतरे अधिक हो। यानी कुल जो है, हम कहें कि कुल संतरे कितने हैं 550। ठीक है, अब इन्हें 2 ठेलों में बांटना है। तो पहले ठेले पे मान लेते हैं कि x है, तो दूसरे ठेले पर कितने हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि एक पर दूसरे की अपेक्षा 50, मतलब कोई दूसरा जो ठेला हो उसमें 50 अधिक होने चाहिए। तो इसको कर दो x + 50। ठीक है, यानी 550 को हमने इन 2 भागों में बांट दिया, x और x + 50, यानी इन दोनों को हम जोड़ें तो 550 आना चाहिए। तो हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी, यानी हम ये जानना चाहते हैं कि दोनों ठेले पर कितने कितने संतरे हैं। तो इन दोनों को जोड़ दो, x, ये वाला x और ये वाला x + 50। अब इन दोनों को जब हम जोड़ रहे हैं तो इन किनके बराबर आने चाहिए, ये कुल के बराबर आने चाहिए, क्योंकि 550 को ही हमने 2 भागों में बांटा है। ऐसे बांटा है कि एक पर दूसरे की अपेक्षा 50 अधिक हों। तो यहाँ पर x 2x हो जाएगा, 50 उधर चला जाएगा, 550 - 50, 2x बराबर 500, x बराबर आपका 250 आ जाएगा। 500/2 बराबर 250। यानी पहले पर कितना आ गया 250, एक ठेले पर कितना आएगा 250 और दूसरे ठेले पर 250 + 50 यानी 300। क्लियर हो गई बात। यानी पहले ठेले पर हम कह सकते हैं कि 250 संतरे होंगे और दूसरे ठेले पर कितने हो जाएंगे 300 संतरे हो जाएंगे। ठीक है, इसी तरह आपको लैंग्वेज बना के लिखनी है। देखो यहाँ पर सबसे ऊपर आपको लिखना होगा कुल संतरे बराबर 550। फिर अगली लाइन में लिखना होगा पहले ठेले पर संतरे बराबर x, माना दूसरे ठेले पर संतरे बराबर x + 50। ठीक है, अगली लाइन में आपको इसी तरह लिखना x + 50 बराबर 550, क्योंकि ये x और ये x + 50 इन दोनों को जोड़ेंगे तो कुल के बराबर आना चाहिए, यानी कुल है 550। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, x की वैल्यू 250 आ जाएगी। फिर अगली लाइन में लिखेंगे पहले ठेले पर संतरे बराबर x बराबर 250, दूसरे ठेले पर संतरे बराबर x + 50 बराबर 250 + 50 बराबर 300। तो यहाँ पर इन दोनों की ये वैल्यू आ गई। क्लियर हो गई बात। यानी एक ठेले पर 250 आ रहे हैं, दूसरे ठेले पर 300 आ रहे हैं।
प्रश्न संख्या 5 यहाँ पर देखिए क्या दी हुई है। प्रश्न संख्या 5 है आपके सामने, यदि किसी त्रिभुज की कोणों में अनुपात 3, 4, 5 है तो कोणों को ज्ञात करो। देखो मान लेते हैं, माना कोण बराबर x। अब उनका अनुपात दे रखा है 3, 4, 5, तो हम ये कह सकते हैं कि जो पहला कोण होगा वो होगा 3x, दूसरा जो कोण होगा वो होगा 4x, तीसरा जो कोण होगा वो होगा 5x। ठीक है, जब अनुपात दिए हों तो कोण को मान लो x, पहला हो गया 3x, दूसरा हो गया 4x, तीसरा हो गया 5x। अच्छा, त्रिभुज में 3 कोण होते हैं और तीनों की वैल्यू दे रखी है। अब हमें यहाँ पर क्या निकालना, इन कोणों का माप ज्ञात करना है। 3x की क्या वैल्यू है, 4x की क्या वैल्यू है, 5x की क्या वैल्यू। अच्छा, एक चीज़ और आपको पता होगा कि जो त्रिभुज के अंतःकोण होते हैं उनका योगफल कितना होता है, 180। तो पहला, दूसरा, तीसरा, इन तीनों को जोड़ दो, 3x + 4x + 5x बराबर 180। ठीक, अब इन सभी को जोड़ दो, 3, 4, 7, 5, 12, 12x बराबर 180, x बराबर 180 बटे 12, 15। ये आ गया आपका x की वैल्यू 15 डिग्री आ गई, यानी ये जो x की वैल्यू हमने मानी थी वो 15 आ गई। अब पहला कोण कितना हो जाएगा, पहला कोण कितना था 3x, तो 15 × 3 हो जाएगा 45। दूसरा कितना हो जाएगा, दूसरा हमने माना था 4x, ये देखो 4x माना था, तो 4 × 15 ये कितनी वैल्यू आ जाएगी, 60। अब तीसरा कोण कितना था, तीसरा था 5x, ये रहो तीसरा। ठीक, 5x, तो 5 × 15 बराबर 75, यानी पहला कोण आया 45, दूसरा कोण आया 60, तीसरा कोण आया 75। क्लियर हो गई बात। प्रश्न संख्या 5 में ये तीनों कोणों के माप यहाँ पर आसानी से पता चल गए। उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। प्रश्न संख्या 6 पर आते हैं। एक ईंट की लंबाई, चौड़ाई, मोटाई क्रमशः 25 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 7.5 सेंटीमीटर है। एक 5 मीटर लंबी, 3.5 मीटर ऊंची व 33 सेंटीमीटर मोटी दीवार बनाने में कितना खर्चा आएगा। देखो ईंट की लंबाई, चौड़ाई, मोटाई दी है, दीवार की लंबाई, चौड़ाई और मोटाई दी है। अब आपको दीवार बनाने में कितनी ईंट लगेगी ये आपको बताना है। देखो सबसे पहले तो ये समझ लो कि सबकी जो यूनिट है वो सेम होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर देखो सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर, लेकिन यहाँ पर मीटर दे रखा है, यहाँ पर मीटर दे रखा है, यहाँ पर सेंटीमीटर देगा, सेंटीमीटर ज़्यादा दिख रहा है, तो हम क्या करते हैं, ये जो मीटर है इसको सेंटीमीटर में बदल लो। ठीक है, अब जैसे हम कहते हैं तो जो दीवार है उसकी जो लंबाई है, दीवार की लंबाई, ठीक है, वो 5 मीटर है, तो हम क्या करें, इसको सेंटीमीटर में बदलना है। 1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर, तो 5 मीटर में हो जाएगा 5 × 100 यानी 500 सेंटीमीटर। इसी तरह जो दीवार की ऊंचाई है, ऊंचाई देख लो, ऊंचाई दे रखी 3.5 मीटर, तो ये 3.5 में जब हम 100 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 350 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमारे पास सब कुछ सेंटीमीटर में आ गया है, ईंट की भी और दीवार की भी। अब पूछ रहे हैं कोई दीवार है उसको बनाने में कितनी ईंट लगेंगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दीवार का जो आयतन है वो ऊपर रखेंगे और जो ईंट की आयतन है उसको नीचे रख देंगे, हमें ईंटों की संख्या मिल जाएगी। जैसे अब पहले ऊपर रख देते हैं दीवार की। दीवार की हो गई 500 सेंटीमीटर लंबाई, ऊंचाई हो गई 350 मीटर और मोटाई थी 33। अब एक ईंट की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई लिख दो। एक ईंट की लंबाई, चौड़ाई, मोटाई है 25 सेंटीमीटर गुणे 10 सेंटीमीटर और इसकी जो मोटाई है वो है 7.5 सेंटीमीटर। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, ईंटों की संख्या बहुत ही आसानी से आपको मिल जाएगी। आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 3080 ईंट। क्लियर हो गई बात। ईंटों की संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ता है, ऊपर दीवार का आयतन बटे एक ईंट का आयतन। तो हमें ईंटों की संख्या यहाँ पर मिल गई कि 3080 ईंट। ऐसे क्वेश्चन में ये ज़रूर ध्यान देना कि सबकी यूनिट एक होनी चाहिए। अगर मीटर है तो सब मीटर मीटर हो, अगर सब सेंटीमीटर तो सभी सेंटीमीटर। अगर कोई एक डिफरेंस है
तो उसको आप सबसे पहले जो ज़्यादा हो, जैसे यहाँ पर सेंटीमीटर ज़्यादा दिख रहा है तो हमने मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया। अगर यहाँ पर कहीं मीटर ज़्यादा होता, सेंटीमीटर एक आधे होते, तो हम उस सेंटीमीटर को क्या कर लेते, मीटर में कन्वर्ट कर लेते। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। प्रश्न संख्या 7, दो संख्याओं का मासा और उनका लासा 525 है। इनमें से एक संख्या 175 तो दूसरी ज्ञात करो। देखो ऐसे क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, ज़्यादातर 1 नंबर में क्वेश्चन आते हैं क्योंकि ये बहुत सरल होते हैं। ऐसे क्वेश्चन का फार्मूला सीधा सीधा होता है, मासा गुणे लासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, ये इसका फार्मूला होता है। ठीक, मासा कितना दे रखा है 35, लासा कितना दे रखा है 525, पहली संख्या कितनी दे रखी 175, दूसरी संख्या हमें निकालनी है। तो क्या करेंगे, 175 मल्टीप्लाई में है, उस तरफ चला जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, 35 गुणे 525 बटे 175। अब इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो आपकी दूसरी संख्या निकल के आ जाएगी। अब इसको आप सॉल्व करने बैठना तो उत्तर आ जाएगा 105। अब यहाँ पर हम सॉल्व करने में समय नहीं बर्बाद करेंगे, आपको मैं सीधा उत्तर बता रहे हैं क्योंकि सॉल्व तो आपको करना ही करना है। देखो जितना ज़्यादा सॉल्व करोगे, कैलकुलेटर का यूज़ बिल्कुल मत करना क्योंकि आपको एग्ज़ाम में कैलकुलेटर नहीं मिलेगा, इसीलिए कैलकुलेटर का इस्तेमाल बिल्कुल मत करना वरना आपकी कैलकुलेशन बहुत वीक हो जाएगी। चलो अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला यहाँ पर प्रश्न है प्रश्न संख्या 8, आपके सामने ये रहा, x माइनस 1/x बराबर 5। अब क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं कि x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर, यहाँ पर ये क्वेश्चन गलत लिखा हुआ है, दरअसल यहाँ पर होना चाहिए x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन कभी x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर नहीं आएगा, आएगा क्वेश्चन x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर x माइनस 1/x बराबर 5 दे रखा है और वैल्यू पूछ रहे हैं कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान ज्ञात करो। ऐसी कंडीशन में क्या करो, ऐसी कंडीशन में इसका पूरे का स्क्वायर कर दो, यानी दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ये ऐसे आपको लिखना पड़ेगा एक लाइन, और इसका स्क्वायर कर दो, x माइनस 1/x का होल स्क्वायर, x होल स्क्वायर और 5 का होल स्क्वायर। तो इसको जब खोलेंगे a माइनस बी वाला फार्मूला लगा दो, a माइनस बी वाला फार्मूला x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2ab होता है a और ये b हो जाएगा, x इंटू 1/x बराबर 5 का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 25। ठीक, अब इसको क्या करो, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, आप ध्यान से देखोगे तो ये x कट जाएगा, यहाँ बचेगा माइनस का 2। ठीक है, -2 बराबर के उस तरफ चला जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, यानी इसकी जो वैल्यू आ गई वो आ गई 27। x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर 27। ये चीज़ एकदम क्लियर हो गई। अच्छा, ऐसा ही क्वेश्चन अगर यूपी टेट में कभी आ जाए, ध्यान दीजिएगा, अगर कभी ऐसा क्वेश्चन यूपी टेट में आ जाए तो कितना आसान होता है करना। देखो जब भी देखो यहाँ पर दिया है x माइनस 1/x बराबर 5 और अगर पूछ दे x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू बताओ, तो क्या करेंगे, यहाँ पर देख लो ये माइनस लगा है, जब यहाँ पर माइनस लगा हो तो इसका स्क्वायर करना और 2 जोड़ देना, ये आपका उत्तर आ गया। ठीक है, अब अगर एक और कंडीशन आती क्वेश्चन की कि यहाँ पर दे देते हैं x प्लस 1/x बराबर 5 और आपको बोल दें कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू निकालो। जब यहाँ पर दोनों जगह यहाँ भी प्लस है यहाँ भी प्लस है तो क्या करना होगा, इसका स्क्वायर करो, 5 की जगह कोई भी वैल्यू उसका स्क्वायर करो और माइनस कर दो 2, ये आपका आ जाएगा 23। क्लियर हो गई बात, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ये एक तरीके की ट्रिक है। चलो आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 9 की तरफ। प्रश्न संख्या 9 कह रहे हैं एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 144 वर्ग मीटर है, त्रिभुज का आधार 32 मीटर है, तो त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात करो। देखो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है उसका फार्मूला समझ लो, 1/2 इंटू आधार
इंटू ऊंचाई। ठीक, ये चीज़ समझ लो। क्षेत्रफल दे रखा है 144, आधार दे रखा है 32, ऊंचाई यहाँ पर हमें निकालनी है। तो ऊंचाई को रोक लेते हैं, बाकी सब उधर भेजते हैं। ये नीचे है 2, मतलब डिवाइड में है तो उधर चला जाएगा, ये मल्टीप्लाई में, और ये मल्टीप्लाई में है तो ये नीचे डिवाइड में आ जाएगा। अब इसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसकी ऊंचाई आ जाएगी 9 मीटर। 2 से काटेंगे 16 को, 16 9 ये 144, ये ऊंचाई इसकी 9 आ गई। ठीक है, ये मैं यहाँ से हटा देता हूँ ताकि क्लियर दिखे। ठीक, ऊंचाई कितनी आ गई? 9 मीटर इसकी ऊंचाई आ गई। अब मीटर ही क्यों लिखा? क्योंकि यहाँ पर इन सभी की यूनिट देखो मीटर है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर मीटर लिखा हुआ। क्लियर हो गई बात। त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है उसका फार्मूला आपको पता होना चाहिए। एक वीडियो में ऐसा बनाऊंगा जिसमें सभी के क्षेत्रफल के बारे में बताऊंगा। आगे देखो, अगला जो यहाँ पर प्रश्न है, प्रश्न संख्या 10, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार पूछा जा चुका है। एक कमरे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 10 8 13 मीटर है। कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल बताओ। चारों दीवारों का क्षेत्रफल का फार्मूला रट लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। लगभग 80% परीक्षाओं में पूछा जा रहा है। इसका जो फार्मूला होता है 2h ब्रैकेट में l प्लस बी, 2h ब्रैकेट के अंदर l प्लस बी। h मतलब ऊंचाई, ऊंचाई कितनी दे रखी है? 13। लंबाई कितनी दे रखी है? 10 प्लस चौड़ाई कितनी दे रखी है? 8। 13 दूना 26, 10 गुणे 8 मतलब 18। 26 गुणे 18 जब हम करेंगे तो ये आ जाएगा 468 वर्ग मीटर। अब चूँकि क्षेत्रफल है तो वर्ग मीटर में ही लिखना पड़ेगा, चाहे आप इसको लिख सकते हैं मीटर स्क्वायर। ठीक है, दोनों ये दोनों आपके सही हैं, चाहे वर्ग मीटर लिख दो चाहे मीटर स्क्वायर लिख दो। तो ये आपका हो गया चारों दीवारों का क्षेत्रफल। ये इसका फार्मूला है, रट्टा मार लो, 10 बार लिख के याद कर लो, कैसे भी याद कर लो, आपको ही याद करना है। उम्मीद करता हूँ ये 10 प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। और किसी भी डाउट के लिए आप नीचे कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। अगर कोई समस्या आती है उसका समाधान तुरंत किया जाएगा। यहाँ पर आपके लिए जो प्रश्न हमने रखा हुआ है, ये दिया हुआ है -4x² इंटू -3ay इंटू -2/3bx। इसको हल करना, इसका क्या उत्तर आएगा नीचे कमेंट में हमें ज़रूर बताइए। ठीक है, इसका क्या उत्तर आ रहा है नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे का निशान ज़रूर दबा लेना, वरना कोई नोटिफिकेशन आपको मिलेगा नहीं। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।